वो गंजेड़ी मुख्यमंत्री बनता है, से ही तुम जो है चमार हो जाते हो, पासी हो जाते हो, अहीर ग्वाले हो जाते हो, कुर्मी हो जाते। कौन जाति किसका हक खा रही है, आ जाएगी तो ये अपनी ताकत जान जाएंगे। सारे लोग जो है इसके लिए विद्रोह कर देंगे। जातियों के प्रति भ्रम फैलाया गया है। जातिगत जनगणना मुद्दे को लेकर तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर विरोध किया जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर बारीकी से समझेंगे। मंडल आर्मी के चीफ अनिरुद्ध विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। इसी मुद्दे को बारीकी से समझेंगे, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, जातिगत जनगणना क्यों होना ज़रूरी है? देखिए, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन है जो हक खा रहा है और किसका हक खा रहा है, और कौन है जो बहुजन का या किसी दूसरे का हिस्सा खाते रहना चाहता है। तो ये आवश्यक है कि जातिवार जनगणना हो, वर्गीय आंकड़े निकलें, जाति आंकड़े निकले, ताकि ये पता चले कि कौन जाति किसका हक खा रही है, किस जाति में कितने लोग किन किन संस्थानों में काबिज हैं, उनकी संख्या के अनुपात में किसको अधिक मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। जब तक जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये लड़ाई तेज हो रही है। नहीं तो वो कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? वो चाहते ही नहीं है कि जाति जनगणना हो। इस देश में सबकी जाति गणना होती है। आप समझिएगा, जानवरों की भी होती है। अगर नहीं होती है तो अंगरों की और पिछड़ों की। पिछड़ों की इसलिए नहीं होती कि इनकी संख्या जब आ जाएगी तो ये अपनी ताकत जान जाएंगे। जैसे हाथी होता है ना, कहते हैं कि शीशा दिखा दो तो बौरा जाता है, क्योंकि वो अपना शरीर देख लेता है। तो जब पिछड़ा अपनी संख्या देख लेगा तो बौरा जाएगा, यानी कि उसकी ताकत जो है उसकी एहसास हो जाएगा। और अंगरा इसका विरोध करता है, क्योंकि उसको पता है कि जब जाति आंकड़ा आ जाएगा तो दुनिया को ये पता चल जाएगा ये चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं देश के 80% 90% संसाधनों पर काबिज हैं, कब्जा किए बैठे हैं, जबरदस्ती हक लूट रहे हैं। तो लोग इनका विरोध कर देंगे। पिछड़े लोग जो हैं इसके लिए विद्रोह कर देंगे और उनको मजबूरन जो है या तो हिस्सा छोड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। मान लीजिए अगर जाति जनगणना होता है तो इससे समाज में क्या बदलाव होगा, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर जाति जनगणना होता है तो पहला चीज ये खत्म होगा जो संघियों ने भर दिया है पिछड़ों के अंदर। जहाँ अहीरों का वर्चस्व है वहाँ कहा जाता है गैर अहीर जो ओबीसी है कि भाई अहीर तुम्हारा हिस्सा खा रहा है। आप राजस्थान में चल जाइए तो जाटों के खिलाफ फैलाया जाता है कि जाट खा रहा है। पटेलों के खिलाफ, जहाँ पटेलों का वर्चस्व है वहाँ गैर पटेलों को ओबीसी के कहा जाता है कि पटेल खा रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ये खा रहे हैं या इनको इनका जो हक है वो भी मिला है या नहीं। हकीकत तो ये है, जिन जातियों के प्रति भ्रम फैलाया गया है कि ये अन्य जातियों के हिस्सा खा रही हैं, हकीकत है कि उनको तो खुद उनका हिस्सा नहीं मिला है। आप जातिवार जनगणना करके आंकड़े दो, अगर ये जातियाँ खा रही हैं तो ये विद्रोही कहता है कि उन जातियों से लड़ने का काम हम करेंगे, चाहे वो अहीर हों, चाहे जाट हों, चाहे गुजर हों, चाहे पटेल हो, कुर्मी हो। हम उनसे कहेंगे कि आप अब आगे आरक्षण नहीं लीजिएगा जब तक इनका कोटा पूरा नहीं हो जाता जिनको नहीं मिला है। लेकिन ये होगा जब आंकड़े आप सार्वजनिक करेंगे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हमेशा आलोचक हैं वो भी तो इस मुद्दे पर चुप हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं वो केवल आलोचक वोट बैंक की राजनीति तक हैं। आप समझिएगा, सामाजिक सरोकार से उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। न तो वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, ना ही वो बहुजनों को, विशेष रूप से पिछड़ों को उनका हक देने के फेवर में हैं, क्योंकि वो लोग मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं और गुलाम कभी क्रांति नहीं करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। तो उन लोगों के विषय में यही हम कहेंगे कि अगर वो जाग जाएं तो बेहतर है, नहीं तो कुर्सी खाली करने का समय आ गया है। विरासती राज अब नहीं चलेगा। अब युवा जाग गया है, पिछड़ा जाग गया है। आज नहीं तो कल तुम्हें उतार के फेंक देगा। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश करूँगा।
जिस तरीके से जहां हम लोग जिस दहलीज पर खड़े हैं वहां पर भड़काऊ भाषण के नारे लगाए जाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति में जिस तरीके से एक अलग एजेंडा तैयार किया जाता है, ये कौन हिंदू है? क्या ये ओबीसी हिंदू होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं, भड़काऊ भाषण लगाते हैं, या SC ST ओबीसी हिंदू होते हैं? ज़रा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, पहले जो हिंदू वाला कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिए, ये हिंदुत्व क्या है। ये जो हिंदुत्व है ये केवल आपके वोट बैंक तक सीमित है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही तुम जो है चमार हो जाते हो, पासी हो जाते हो, अहीर ग्वाले हो जाते हो, कुर्मी हो जाते हो, पटेल हो जाते हो, लोध हो जाते हो, और जो भी मतलब जातीय हो जाते हो। जब चुनाव आता है तब तुम हिंदू हो जाते हो, जब उनके फायदे की बात आती है तब तुमको हिंदू बना दिया जाता है। वही मामला उधर भी होता है जो मुस्लिमों का धर्म का हिसाब है कि जब वहाँ उनको फायदा लेना होता है जो सबर मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, सबर तब पसमांदा को जो है इस्लाम अशराफ पसमांदा को जो है इस्लाम के ढांचे में ढाल देता है कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, है ना, तुम ये करो तो नेक काम होगा। तो जब वो चुनाव का वक्त खत्म होता है तब फिर वो वही पसमानदा होता है, जलील होता है, कमीन होता है, नीच होता है, उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है। वही यहाँ पर हाल है, दोनों तरफ वही चीज़ें हैं। तो ये लोग जो हैं ये केवल चुनावी हिंदू हैं, ये वास्तविक हिंदू नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हकीकत है, ये चुनावी हिंदू है, ये असली हिंदू नहीं है। हकीकत तो ये है कि जिसके नाम पे देश में दंगा फैलाया जाता है ना, तो हिंदू नाम तो की ये कोई पहली चीज़ बार नहीं हुआ है, ऐसा अभी भी हुआ है, पहले भी हुआ है और होता रहेगा। हमारे प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है गंजेड़ी, जब वो सांसद हुआ करता था गोरखपुर का, तो नारा ये शुरू में सुनने में आया था बहुत साल पहले 2007 में कि मैं वो नारा नहीं बोलना चाहूँगा जो 2 दिन पहले लगा है, क्योंकि मुझे शोभा नहीं देता है बोलना। तो इस गंजेड़ी की जो हिंदू युवा वाहिनी थी, तो आज से 14 साल पहले गोरखपुर में ये नारा गूंजा था। दुर्भाग्य देखिए देश का, वो गंजेड़ी मुख्यमंत्री बनता है और वो नारा गोरखपुर से निकल के देश की राजधानी में सुनाई देता है, जहाँ पूरी दुनिया देखकर हम पर थूकती है। इससे तो ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है? और देखिए, चिन्हित करने का काम जिनको करना चाहिए, जो पार्लियामेंट जो है जहाँ उसमें हमारे लोग बैठे हैं, सांसद बन के जाते हैं, वो बिक चुके हैं। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो उनमें दम नहीं है कि सवाल कर सकें इन लोगों से। दूसरी तरफ जो न्यायपालिका है, जिसको हम न्याय का मंदिर बोलते हैं, न्यायपालिका ठीक है, लेकिन जो न्यायपालिका में न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे लोग हैं, वो तथाकथित जो लोग हैं जो चमड़ी के अंदर महीन जनेऊ पहनते हैं, वो लोग कभी भी वंचितों के साथ न्याय न किए हैं न करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद न्याय व्यवस्था के साथ न्याय नहीं किया है। वो कॉलेजियम के तहत आते हैं, एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, चंद परिवारों के लोग जज मर रहे हैं देश में। आप बताइए, जो लोग कॉलेजियम से चुन के आते हैं, एक ही वंश के, एक ही जात के, जज का फूफा जज होता है, जज का जीजा जज होता है, उसकी साली जज होती है, उसका साला जज होता है। तो ये लोग जब न्याय व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो देश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये आपने सुना जो साफ तौर पर अनिरुद्ध विद्रोही सभी सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि ये जो है जाति जनगणना ये इसलिए ज़रूरी है, जो आपने इस वीडियो में सुना। अपने सहयोगी पवन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।